Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 2, Population Dynamics. बेटा पार्ट 1 वीडियो में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 2 वीडियो हम स्टार्ट करेंगे माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन चेंज से. देखो माइग्रेशन होता है तो पॉपुलेशन चेंज तो होगा ही होगा. अगर आपकी कंट्री में ओवरऑल वर्ल्ड से बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. अगर आपकी कंट्री से बहुत सारे लोग दूसरी कंट्रीज चले जाते हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, तो आपकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी. ठीक है बेटा. देखो माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन में चेंज जाता है. माइग्रेशन इंटरनेशनल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है. अगर हम इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करें तो जब हमारी कंट्री से कोई व्यक्ति बाहर जाएगा, जब एक कंट्री से कोई व्यक्ति दूसरी कंट्री में चला जाएगा, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेगा, तो इसे क्या कहेंगे? इंटरनेशनल माइग्रेशन. ठीक है. जब कोई व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को छोड़कर किसी और कंट्री में चला जाता है तो उसे कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इनकी पॉपुलेशन बड़ी ही इमिग्रेंट्स के कारण है. ठीक है. बहुत सारी कंट्रीज से लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स चले गए हैं, जिन्हें वहाँ के लोग इमिग्रेंट्स कहते हैं क्योंकि ये लोग बाहर से आए हैं. इनकी वजह से ही इन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी है. कहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी है? ऑस्ट्रेलिया की, यूएस की, कनाडा की. द पीपल हु आर अराइविंग इन दिस कंट्रीज, इमिग्रेंट्स किसको बोलते हैं बेटा? वो लोग जो किसी दूसरी कंट्री में जाकर रहने लग जाते हैं. सपोज करो इंडिया में कोई बांग्लादेशी आएगा तो मैं क्या कहूँगी? उसे इमिग्रेंट. क्लियर है. पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं बेटा, जैसे सूडान, इंडिया, श्रीलंका, जो कि एक्सपीरियंस कर रही हैं लॉस इन पॉपुलेशन ड्यू टू इमिग्रेशन. ठीक है. क्योंकि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सूडान है, इंडिया है, श्रीलंका, यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर चले जा रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं? इमिग्रेशन. द पीपल हु हैव लेफ्ट द कंट्रीज़. इमिग्रेंट्स द पीपल हु आर अराइविंग इन दीज कंट्रीज़. कनाडा में आ रहे हैं लोग, यूएस में आ रहे हैं लोग, और हमारी कंट्री से क्या हो रहा है बेटा? इमिग्रेशन. ठीक है. हमारी कंट्री से बहुत सारे लोग दूसरी कंट्रीज जा रहे हैं. मेरा एक जनरल ट्रेंड होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन का. ऑब्वियसली बात है, मैं इंडिया से पाकिस्तान, नेपाल या भूटान तो नहीं जाना चाहूँगी. मैं अगर इंडिया से बाहर जाऊँगी तो मुझे लगेगा यार यूएसए जाऊँ, बेल्जियम जाऊँ, डेनमार्क जाऊँ, नेदरलैंड्स जाऊँ. ठीक है. तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज से, लेस डेवलप्ड नेशन से जो माइग्रेशन होता है वो मोर डेवलप्ड नेशंस की तरफ होता है. और क्यों होता है बेटा? फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. अच्छा जॉब मिले तो मैं बाहर चली जाऊँ. फिर मुझे लगता है यार यहाँ पर वो बात नहीं है, चलो मैं दूसरी कंट्रीज़ में जाती हूँ तो मुझे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा मिलेगा. तो ये दो मेजर पर्पस होते हैं माइग्रेट करने के. इंटरनल माइग्रेशन की बात करेंगे तो बेटा अगर कोई व्यक्ति एक कंट्री के एक पार्ट से निकलकर दूसरे पार्ट में चला जाता है तो उसे कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन. जैसे हमारे बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी के बहुत सारे लोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु चले जाते हैं. क्यों चले जाते हैं? फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग जॉब्स. दिल्ली भी जाते हैं. तो इसको क्या कहते हैं? इंटरनल माइग्रेशन. इसमें हमारी कंट्री के पॉपुलेशन चेंज में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो व्यक्ति आज यूपी की काउंटिंग में नहीं आएगा पर दिल्ली की काउंटिंग में तो आ जाएगा ना. ठीक है. चले. तो जो मूवमेंट होती है लोगों की एक रीज़न से दूसरे रीज़न पर एक कंट्री के अंदर ही, रीज़न वन रीज़न टू अनदर रीज़न विद इन अ कंट्री इज़ कॉल्ड इंटरनल माइग्रेशन. क्लियर होगी बात? जब व्यक्ति एक कंट्री में ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन. इंटरनल माइग्रेशन से पॉपुलेशन के साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. ठीक है. बहुत बार हम ऐसा देखते हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा देखते हैं कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है. बहुत सारे लोग जो कंट्री साइड में रह रहे होते हैं, विलेजेस में रह रहे होते हैं, उन्हें एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, इसलिए वो अर्बन एरियाज़ की तरफ चले जाते हैं. किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए. अब हम देखेंगे बेटा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन.
रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है ना, अलग अलग है। जो वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन है वो तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, अर्थ के ऊपर रहने वाले लोगों का नंबर तो बढ़ रहा है, पर सारी कंट्रीज़ को ये ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं हो रही, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में ग्रोथ रेट नेगेटिव में है। कुछ कंट्रीज़ जैसे कि केन्या, यहाँ पर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है। बर्थ रेट भी बहुत हाई है, डेथ रेट भी बहुत हाई है। बेटा अब हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट आ गए हैं। पहले हम बहुत सारी जो डिसीज़ेज़ होती थी उनको डायग्नोस नहीं कर पाते थे, है ना। आज हम सारे डिसीज़ेज़ को डायग्नोस कर पा रहे हैं। मैक्सिमम डिसीज़ेज़ के इलाज जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास है, तो इस वजह से डेथ रेट गिर गया है, पर बर्थ रेट तो अभी भी हाई है, जिस वजह से जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें जैसे यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेथ रेट भी लो है और बर्थ रेट भी लो है। यूनाइटेड किंगडम में बेटा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई है, कम हो गई है। लो डेथ रेट तो है, लोग कम तो मर रहे हैं क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पर बर्थ भी कम हो रहा है, ठीक है। अब हम पॉपुलेशन कंपोजिशन को पढ़ेंगे बेटा। तो जो कंपोजिशन होता है पॉपुलेशन का वो एक बहुत बड़ी फील्ड है, जिसमें हम एथनिक कैरेक्टरिस्टिक को भी देखते हैं, रेस को भी देखते हैं, ट्राइब को भी देख रहे हैं, लैंग्वेज, रिलीजन, लिटरेसी, एजुकेशन, इस सब को कंबाइन करके बनता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इसके अलावा एज, सेक्स, मेल है, फीमेल है, इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन कितनी है, और दूसरे अलग ट्रेड्स, इन सबको लेकर के मिलता है हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है। जब आप पॉपुलेशन कंपोजिशन को स्टडी करते हो तो इससे आपको इजीली पता चल जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर कंट्री का सामाजिक, आर्थिक, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा है। अब बेटा मैंने आपको क्या क्या बताया कि अगर आप स्टडी करते हो पॉपुलेशन कंपोजिशन की तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि सोसाइटी कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या क्या आएगा, एथनिसिटी, रेसेस, लैंग्वेज, लिटरेसी, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, क्लियर है। पॉपुलेशन कंपोजिशन हमें बताता है कि कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, पॉपुलेशन में एजुकेटेड लोग कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, ठीक है, हाउ एजुकेटेड दे आर, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का पता भी चल जाएगा, ठीक है, कि भाई किस ऑक्यूपेशन में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, क्लियर है। बेटा पॉपुलेशन कंपोजिशन हमें ये भी बताता है कि इनकम लेवल क्या है लोगों का, लोग कितना कमा रहे हैं, उनकी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं। एक बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है पॉपुलेशन कंपोजिशन को पढ़ने का, वो है पॉपुलेशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड को ही हम क्या भी कहते हैं बेटा, एज सेक्स पिरामिड, और इसके थ्रू आप पॉपुलेशन कंपोजिशन को इजीली पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉपुलेशन पिरामिड हमें क्या क्या बताता है। टोटल पॉपुलेशन को पॉपुलेशन पिरामिड में डिवाइड कर दिया जाता है बहुत सारे एज ग्रुप में। पहला एज ग्रुप है 5 to 9, दूसरा है 10 to 14, और ऐसे ही अदर ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन को पॉपुलेशन पिरामिड में डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे 5 to 9, 10 to 14 एक्सेट्रा। जो परसेंटेज होता है टोटल पॉपुलेशन का उसको सब डिवाइड कर दिया जाता है, फिर मेल्स में और फीमेल्स में, ठीक है। फिर पॉपुलेशन पिरामिड को जब हम देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो ये भी बता देता है कि कितने बच्चे हैं, मतलब कितने लोग ऐसे हैं आपकी कंट्री में जिनकी एज 15 साल से कम है, एंड रिफ्लेक्ट द लेवल्स ऑफ बर्थ, और कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी पॉपुलेशन पिरामिड से आप इजीली जान सकते हो। ये जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है ये हमें ये भी बता देता है कि एज्ड पीपल कितने हैं, मतलब 60 ईयर्स से ज़्यादा के लोग आपकी कंट्री में कितने हैं। आप पॉपुलेशन पिरामिड को प्रॉपर पढ़ोगे, मतलब अच्छी तरीके से पढ़ोगे ना, तो आपको बेटा ये भी पता चल जाएगा कि इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कितने लोग हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कितने
कितने लोग हैं, ठीक है। देखो कई बार कैसा होता है कि घर में एक भाई कमा रहा होता है और 4 लोग उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड भी जॉब में जा रहा होता है, वाइफ भी जॉब में जा रही होती है, तो कितने लोग डिपेंडेंट है ये भी आपको पॉपुलेशन पिरामिड से पता चल जाएगा। जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है किसी भी कंट्री का, वो आपको बहुत कुछ बताता है बेटा, बहुत कुछ बताता है। देखो अगर कोई कंट्री ऐसी होगी जहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होंगे, तो जो पॉपुलेशन पिरामिड होगा वो बेस से तो ब्रॉड होगा पर रैपिडली नैरो होता जाएगा। ऐसा होगा फिर ऐसा 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 कम होता जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन पिरामिड हमें बहुत कुछ बताता है बेटा। अगर कोई पॉपुलेशन पिरामिड को आप देखो और ऐसा देखो कि वो बेस में ब्रॉड है पर ऊपर जाते जाते तक नैरो होता जा रहा है, तो इट मीन्स वहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों बेटा? दिस इज़ बिकॉज ऑल दो मेनी चिल्ड्रंस आर बॉर्न, बहुत सारे बच्चे जन्म तो ले रहे हैं पर बहुत सारे उनमें से मर जा रहे हैं बचपन में ही। बहुत सारे बच्चे जब मर गए तो थोड़े कम ही बच्चे जो एडल्ट होंगे, है ना, और बहुत कम ओल्ड पीपल भी होंगे। इस सिचुएशन को हम कहते हैं गड़बड़ सिचुएशन। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि आज भी आपका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि आप बच्चों को बचा पाओ, ठीक है। दिस सिचुएशन इज़ टाइपिफाइड बाय द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या। केन्या का पॉपुलेशन पिरामिड देखेंगे हम, ये रहा, देखो तो बेस से कितना ब्रॉड है ना, पर ऊपर जाते जाते बहुत कम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। क्यों भाई? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, माल न्यूट्रिशन बच्चे होंगे। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं बेटा जहाँ पर डेथ रेट स्पेशली अमंग्स द वेरी यंग इज़ लेस देन द बर्थ रेट, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो डेथ रेट है यंग लोगों में वो कम है। किससे कम है? बर्थ रेट से, ठीक है। तो जो पिरामिड होगा वो यंगर एज ग्रुप की तरफ से ब्रॉड होगा, ठीक है। द पिरामिड इज़ ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप, क्योंकि ज़्यादा इन्फेंट सर्वाइव कर रहे हैं और एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं। इंडिया के पिरामिड को आप देखोगे तो आपको ये वाला सिनारियो पता चल जाएगा। और ऐसी पॉपुलेशन में हम देखते हैं बेटा यंग पीपल की जनसंख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब वर्क फोर्स, लेबर फोर्स ऐसी कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है। देख रहे हो यहाँ पर और यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं, सर्वाइव भी कर रहे हैं, यंग भी बन रहे हैं, यंग पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। वो कंट्रीज़ जहाँ पर बर्थ रेट कम है तो जो पिरामिड होगा वो नैरो होगा बेस पर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लो बर्थ रेट मेक्स द पिरामिड ऑफ जापान नैरो एट द बेस। जब जापान का आप पिरामिड देखोगे तो वो आपको मतलब नीचे से बेस से बहुत ज़्यादा नैरो दिखेगा। डिक्रीज डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ पीपल रीच ओल्ड एज। और देखो जापान में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि डेथ रेट बहुत कम है, तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो ब्रॉड होगा, नीचे वाला पार्ट नैरो, क्योंकि बच्चे जन्म तो कम ले रहे तो लोग जी बहुत रहे हैं। स्किल्ड एस्पिरेटेड एंड होपफुल यंग पीपल एंडोर्ड विथ पॉजिटिव आउटलुक। अगर आपकी कंट्री में स्किल्ड, एजुकेटेड, होपफुल यंग मैन है तो इसी बात है कि आपकी कंट्री का फ्यूचर ब्राइट है। हम इंडिया की अगर हम बात करें तो हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं। तो बेटा हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। बस एक बात होनी चाहिए कि ये पूरा ह्यूमन रिसोर्स एजुकेटेड हो, उसमें स्किल्स हों। अगर उसमें एजुकेशन स्किल्स होंगी तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी, वो बहुत एबल होगा और प्रोडक्टिव भी होगा। जापान का पिरामिड देखो बेटा, बर्थ रेट कम है तो बेस में नैरो है, डेथ रेट बहुत कम है तो ब्रॉड है ये अपर पार्ट में। अब हम बेटा रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की बात करेंगे। तो आज हम देख बेटा आज की अगर हम बात करें तो 55% लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन के अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, मतलब 45% लोग ही गांव में रहते हैं। और कुछ लोगों का मानना ये है कि ये प्रपोर्शन बढ़ के 68% हो जाएगा 2050 तक, मतलब 2050 तक 68% लोग शहरों में ही रहेंगे। प्रोजेक्शंस ये बताते हैं कि अर्बनाइजेशन जिस तरीके से चल रहा है, प्रोजेक्शंस होता है अर्बनाइजेशन किस हद तक बढ़ सकता है। देखो
ग्रेजुएट शिफ्ट तो हो ही रहा है, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ को छोड़ के अर्बन एरियाज़ में आ रही है। क्यों आ रही है भाई? बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर मेडिकल के लिए। कुछ लोग तो सिर्फ शहरों में इसलिए आके रह रहे हैं कि उन्हें उनके बच्चों को पढ़ाना है। तो बेटा ये जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है और जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर ये दोनों को हम ले लें कि भाई कुछ लोग गाँव से शहर में आ जाएंगे, कुछ शहर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो शहर की पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी? 2.5 बिलियन से बढ़ जाएगी। देखो टोटल एडिशन कुछ लोगों का मानना है, कुछ रिपोर्ट्स का कहना है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, उसका कहना है कि आने वाले समय में शहर में रहने वाले लोगों में कितने की बढ़ोतरी होने वाली है? 2.5 बिलियन की बढ़ोतरी होने वाली है। अब ये 2.5 मिलियन कैसे होगी? कुछ लोग तो गांव से शहर में आ जाएंगे और कुछ शहर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और इस 2.5 बिलियन का 90% अकेला कहाँ ही बढ़ेगा? एशिया और अफ्रीका में। मतलब आने वाले इस टाइम में एशिया और अफ्रीका में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में रहने लग जाएंगे। कब तक? 2050 तक। और शहरों की ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी? 2.5 बिलियन से बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी बेटा? क्योंकि देखो शहरों में तो लोग शादियां कर रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, पर गाँव से भी लोग शहरों में आके रह रहे हैं। और ये सब किसने कहा है? यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अनुमान हम लगा रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर इसी तरीके से चलता रहा, अगर हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो हम देखते हैं कि 2050 तक ऐसा मानना है कि 2.5 बिलियन लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में जुड़ जाएंगे 2050 तक। और इसमें 90% लोग कहाँ के होंगे? एशिया और अफ्रीका के। मतलब एशिया में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, अफ्रीका में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। और ये मैं आप या किसी कंट्री का न्यूज़पेपर नहीं कह रहा है बेटा, ये बात कह रहा है कौन? यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। अगर यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो फिर से सुन लो बेटा। एक एस्टीमेट, यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट का एक एस्टीमेट कहता है कि 2050 तक 2.5 बिलियन पीपल अर्बन एरियाज़ में जुड़ जाएंगे। तो बेटा इसमें जो 90% की बढ़त होगी वो एशिया और अफ्रीका में होगी बेटा, है ना। इसका 90% की बात की जा रही है। जो अर्बन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो भी बढ़ रही है बेटा। 751 मिलियन थी 1950 में, 4.46 बिलियन हुई 2021 में। एशिया डिस्पाइट इट्स रिलेटिवली लोअर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, एशिया में अर्बनाइजेशन का जो लेवल है बहुत लोअर है, फिर भी हम देखते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन एशिया में कितनी है? 54% है। उसके बाद यूरोप और अफ्रीका विथ 30% ईच। फिर से ध्यान से सुनो, जो अर्बन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो भी बढ़ रही है। 751 मिलियन थी 1950 में, मिलियन। हाँ, अगर पहले बेटा मैंने इसको बिलियन पढ़ा हो तो देख लेना, मिलियन ही है ना। 1950 में 751 मिलियन पॉपुलेशन रहती थी शहरों में। 2021 तक 4.46 बिलियन हो गई। एशिया आप देख रहे हैं कि इसमें लोअर लेवल है अर्बनाइजेशन का, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन पे काम नहीं हो रहा, फिर भी 54% जो वर्ल्ड की अर्बन पॉपुलेशन है वो एशिया में ही रहती है। उसके बाद यूरोप और अफ्रीका में 13% ईच। क्लियर है बेटा? अगर आज की हम बात करें तो जो बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड रीजन्स हैं उसमें आता है नॉर्थ अमेरिका। 82% इसकी जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहती है। 2021 की बात हम करें तो उस सेंस मतलब उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, लैटिन अमेरिका कैरेबियन में 81%, यूरोप में 74%, ओशियाना में 68%। जो लेवल है अर्बनाइजेशन का एशिया में वो अप्रॉक्सीमेटिंग 50% हो गया है। इन कॉन्ट्रास्ट टू अफ्रीका जो आज भी मोस्टली रूरल ही है, बहुत सारे लोग आज भी अफ्रीका में गाँव में ही रहते हैं, with 43% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया। अफ्रीका की 43% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रह रही है, एशिया की 50% रह रही है, ओशियाना की 68%, यूरोप की 74%, कैरेबियन और लैटिन अमेरिका की 81% और नॉर्थ अमेरिका टॉप पे है। यहाँ पर 82% इसकी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहती है। बेटा जो टोक्यो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी है जहाँ पर 37 मिलियन इनहैबिटेंट रहते हैं। इसके बाद में दिल्ली जिसमें 29 मिलियन लोग रहते हैं, शंघाई 26 मिलियन लोग रहते हैं, मैक्सिको सिटी एंड साओ पोलो में 22 मिलियन लोग रहते हैं। फिर से देखो बेटा, टोक्यो दुनिया की सबसे बड़ी सिटी है विद इन एग्लोमरेशन मतलब ढेर इकट्ठा होना,
है ना। तो कितने लोग यहाँ पर रहते हैं 37 मिलियन। उसके बाद नई दिल्ली में कितने रहते हैं 29, शंघाई में 26, मैक्सिकन सिटी साओ पोलो में 22 मिलियन है ना। हाँ, टुडे कायरो, मुंबई, बीजिंग, ढाका, यहाँ पर लगभग 20 मिलियन पॉपुलेशन तो रहती है। अगर बेटा कहीं मिलियन को मैंने बिलियन बोला हो तो ध्यान रखना है ना। टोक्यो की जो पॉपुलेशन है अब धीरे धीरे करके वो डिक्लाइन कर रही है, जबकि दिल्ली की पॉपुलेशन ग्रो ही कर रही है। हो सकता है दिल्ली भविष्य में सबसे पॉपुलर सिटी बन जाए पूरी वर्ल्ड की। कब तक अनुमान लगाया जा रहा है ऐसा होने का? 2028 तक 2030 तक हम ऐसा मान रहे हैं कि 43 मेगा सिटीज़ बन जाएंगी, जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन इनहेबिटेंट से भी ज़्यादा होगी। और बहुत सारी कहाँ पर होंगी बेटा? ये डेवलपिंग रीजन्स में होंगी। क्लियर है? 2030 तक ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 43 मेगा सिटीज़ होंगी, जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा होगी, और ये डेवलपिंग रीजन्स में होंगी, जैसे इंडिया जैसी कंट्री में होंगी। वर्ल्ड कंटिन्यू बेटा अर्बनाइज होता ही जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि आप अर्बन ग्रोथ को सक्सेसफुली कैसे मैनेज कर पा रहे हो बेटा। स्पेशली जो लो इनकम और जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर अर्बनाइजेशन इज़ प्रोजेक्टेड टू बी फास्टेस्ट, जहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से होने वाला है, वहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पेड़ों को कट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने एरिया को आपको कच्चा छोड़ना है, कितने पे पक्का बना लेना है? ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो चैलेंज फेस कर रही हैं कि भाई जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को हम पूरा कैसे करें, घर कैसे दें, यातायात मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे दें, एनर्जी सिस्टम कैसे काम करेगा। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई बढ़ती हुई जनसंख्या अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी है। इतने लोगों को स्कूलिंग दो, फिर इतने लोगों को कॉलेज पढ़ाओ, इतने लोगों को जॉब दो, इतने लोगों को खाना पानी, नहाने का पानी, भगवान। सो बेसिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब कैसे दिया जाएगा? आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो के फॉर्मेट में कोई चेंज करना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।